दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल थे। ये सवाल जवाब के लिए एक छोटा सा सेशन मैं बना रहा हूँ। लोगों को कुछ जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी कि कौन है जो आवेदन कर पाएंगे और आवेदन की पात्रता के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। इस सेशन में हम उन सवाल जवाब को कवर करना चाहेंगे जिनके अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्मली आपको इस स्कीम के लिए जो बेसिक नियम है वो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं कि किसी नहीं मिलेगा योजना का लाभ। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप नहीं किया गया होगा तो भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर भी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के नियम विरुद्ध गलत तथ्य देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अवयस्क अगर कोई है, माइनर है और वो आवेदन करता है, उसके नाम से आवेदन करते हैं या संयुक्त दो जॉइंट नेम से अगर आप आवेदन करते हैं तो निरस्त कर दिया जाएगा। प्लॉट आवंटन के दौरान लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच की जाएगी। अगर वे तथ्य गलत पाए जाते हैं तो आवंटित प्लॉट को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पंजीकरण की राशि भी जब्त कर ली जाएगी। वहीं कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हम लगातार 2 या तीनों स्कीम के अंदर एक नंबर से एक बैंक अकाउंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप तीनों स्कीम में पार्टिसिपेशन कर सकेंगे, पर मेरी सजेशन के हिसाब से आप अगर अटल विहार में अप्लाई कर चुके हैं तो पटेल नगर में आवेदन तभी करें जब अटल विहार की लॉटरी का डिक्लेरेशन हो जाए। उसके बाद ही आपके पास पटेल नगर में अप्लाई करने का समय बचेगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गोविंद विहार का समय निकल जाएगा, इसीलिए गोविंद विहार पर कॉल लेने की आपकी स्वयं की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट करें और चाहें तो ना करें। आवेदन की पात्रता के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की आयु आवेदन तिथि से 18 वर्ष का होना आवश्यक है। स्वयं के नाम से बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। जिस नियम को लेकर के मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि वो नियम 4 जनवरी के 2021 के नोटिफिकेशन के द्वारा शांति धारीवाल जी के द्वारा उस समय गहलोत सरकार ने रद्द कर दिया था, उसका सब्स्टिट्यूट नियम उस नोटिफिकेशन में दिया गया था। उसकी जानकारी मैं फर्स्ट पार्ट में दे चुका हूँ आपको। अब मैं आपको उस नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ जिससे और भी बहुत सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारे सामने स्क्रीन पर वो 4 जनवरी 2021 को यूडीएच मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हम जब स्क्रॉल करते हैं नीचे तो हमारे सामने ये सारी रिजर्वेशन की जानकारी आ जाती है, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या कोटा रखा गया है, वीडो जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिनकी 6 लाख से ऊपर की इनकम नहीं थी, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट के कोटे के हिसाब से उसमें कवर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को उसमें कवर किया गया है 10% कोटे में। डिफेंस पर्सोनल को 10% की कोटे में कवर किया गया है। उनकी फैमिली को जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस में जो कि एम्प्लॉयड हैं उनको, उनकी विडोज़ को और नियम दिए गए हैं। शेड्यूल ट्राइब और जनरलिस्ट की कैटेगरी के लिए जो 2% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 15% रिजर्वेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 5% ऑफ द टोटल प्लॉट्स, लेकिन इसमें ये शर्त रहेगी कि 20 लाख से अधिक इनकम उनकी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी 2% का जो प्रोविज़न था वो इसके अंदर हमें डिटेल मिल जाती है उसकी। वहीं दूसरी ओर इसी नोटिफिकेशन के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि अगर प्लॉट साइज 45% तक है
तो उसे आधी रेट, रिज़र्व रेट के आधी रेट पर 50% पर बेचान किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिसके लिए इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 3 लाख रुपए तक का होगा। लो इनकम ग्रुप में LIG में 45 से 75 मीटर के अगर कोई स्कीम में प्लॉट हैं तो उस प्लॉट्स को कंसीडर किया जाएगा जिनको रिज़र्व प्राइस के 80% की दर पर बेचा जाएगा और जिसमें 3 लाख से 6 लाख तक के लोग अप्लाई कर सकेंगे। वहीं मिडिल इनकम ग्रुप ए के अंदर जो है 75 से 120 वर्ग मीटर के प्लॉट रहेंगे जो कि रिज़र्व प्राइस पर ही बेचे जाएंगे। जैसा कि अटल विहार में यदि रिज़र्व प्राइस 14,000 है तो 14,000 पर ही बेचे जाएंगे, जिसमें 6 लाख से ऊपर की इनकम और 12 लाख से कम की इनकम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। मिडिल इनकम ग्रुप बी के अंदर 120 मीटर से 220 मीटर के यदि कोई प्लॉट स्कीम के अंदर होते हैं तो वो 105% रिज़र्व प्राइस के 105% पर बेचे जाएंगे, जिसमें 12 लाख से ऊपर और 18 लाख से कम की इनकम के लोग अप्लाई कर पाएंगे। हायर इनकम ग्रुप के अंदर जो प्रोविज़न था वो 18 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से था, जो कि 120 मीटर से ऊपर के प्लॉटों के लिए 110% की दर से बेचान किए जाएंगे। अभी इसके अंदर जो बदलाव किया है जिसका नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पार्ट 1 में शेयर किया हूँ, ये स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है जिसमें HIG में 20 लाख तक की अनुमति अभी दे दी गई है। 20 लाख से ऊपर वाली आय के लोग भी HIG इनकम ग्रुप में अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए भी नोटिफिकेशन अभी JDA ने जारी किया है। वहीं दूसरी ओर लोगों के सवाल थे कि इन तीनों स्कीम्स के अंदर क्या क्या जो एरिया है वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। अटल विहार में 13 हेक्टेयर भूमि पर ये इस परियोजना काटी जा रही है, जिसमें प्लॉटों की संख्या जो लॉटरी में शामिल किए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से बाद में ऑक्शन के माध्यम से कॉर्नर प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स का भी बेचान बाद में किया जाएगा। गोविंद विहार की जो स्कीम है वो गंगा मार्ग से 3 से 4 किलोमीटर अंदर पड़ती है, जो कि 23.48 हेक्टेयर में जिसका टोटल एरिया है। खोरी रोपड़ा में स्थित पटेल नगर स्कीम जो अभी लाइव नहीं हुई है, वो लाइव होने पर उसका जो कुल एरिया है 36.83 हेक्टेयर एरिया में है, जो रिंग रोड के दोनों तरफ 100 फीट रोड पर स्थित रहेगी। और इनकी जो डेट्स रहेंगी वो अटल विहार में 18 तारीख से स्कीम ओपन हुई है, 17 जनवरी को स्कीम के अंदर आवेदन बंद कर दिए जाएंगे और 29 जनवरी को ये स्कीम की लॉटरी निकाल दी जाएगी। जहां दूसरी ओर गोविंद विहार स्कीम के अंदर 25 दिसंबर से लॉटरी स्टार्ट हो गई हैं और 24 जनवरी 2025 तक ये लॉटरी जारी रहेंगी। उसके बाद 5 फरवरी को लॉटरी निकाल दी जाएगी। और पटेल नगर की जो स्कीम है वो 14 जनवरी से स्टार्ट होगी और 13 फरवरी तक चलेगी। यानी कि जिन्होंने अटल विहार स्कीम में फॉर्म लॉटरी के बाद लॉटरी 29 जनवरी को अटल विहार की डिक्लेयर होने के बाद भी लोगों के पास समय रहेगा कि वो पटेल विहार स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकें, जो जिसकी लॉटरी 24 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी। तो आप एक स्कीम में लॉटरी डिक्लेयर होने के बाद भी दूसरी आखिरी स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। और बार बार मेरे पास ये सवाल लोगों का घूम फिर करके आ रहा था कि क्या हमें इस पर लोन मिल सकता है, तो उसकी मैं आपको साफ़ सुथरी जानकारी दे देता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे करनी है और क्या लोन की संभावना है। लोन आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें डिमांड नोट JDA जारी करेगा जैसे ही लॉटरी डिक्लेयर होगी। लॉटरी डिक्लेयर होने के बाद में अगर आपके नाम पे लॉटरी निकलती है तो लॉटरी के डिक्लेरेशन के बाद में जब आप अपने फॉर्म और पात्रता की जांच करवाएंगे वहाँ JDA में, तो आपके नाम पे सभी जांच होने के बाद में एक डिमांड लेटर जारी किया जाएगा, जो JDA के द्वारा जारी होने की तिथि से 30 दिन तक का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आप बिना किसी शुल्क के पेमेंट भुगतान करके पूरा पेमेंट भुगतान करके अपने नाम पर अलॉटमेंट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन पट्टा जारी करवा सकेंगे। अगर आप उस 30 दिन में JDA के पास नहीं जाते हैं, पेमेंट जमा नहीं करवाते हैं, तो 90 दिन का अतिरिक्त समय
15% वार्षिक ब्याज के साथ में आपको दे दिया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन जो 4 जनवरी का 2021 का नोटिफिकेशन है, उसमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लैरिटी दी गई है। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है। अगर 121 दिन से 1 साल का समय लगता है तो 15% वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त 5% रिमेनिंग अमाउंट पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और उसका राइट भी संबंधित विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के पास संरक्षित रहेगा कि आपका ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन को विड्रॉ कर लिया जाए। और 1 साल से 2 साल के समय के लिए 15% पर एनम ब्याज के अलावा 10% की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। उसके बाद 2 साल से भी ज़्यादा का समय अगर आप लगाते हैं तो राज्य सरकार के पास ही परमिशन ग्रांट करने की पावर रहेगी, जो कि 15% वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त 15% बकाया अमाउंट पर पेनल्टी के साथ रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके मैंने ज़रूरी सवालों के जवाब दे दिए हैं। उसके अलावा भी यदि कोई सवाल रहते हैं तो मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।